n के लिए सेकेंड बोहर ऑर्बिट की रेडियस, मतलब रेडियस टोटल एनर्जी, रेडियस निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है बच्चों, और साथ में आपका वेलोसिटी ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन। और ये हीलियम हो गया, हाइड्रोजन के लिए ले लो। हाइड्रोजन के तो पता, फिलहाल तो पता होगा, फिर भी ले लो। हाइड्रोजन के थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए कुछ नहीं करना है आपको, वो गैप तो पता है ना, फटाफट जेड, इसका जेड कितना होता है भाई साहब, इसका जेड इक्वल टू 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना। ऐसे में एक रफ क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूँ, बाकी आपको भी पता है ऐसे क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, केवल फॉर्मूले पे है, फिर भी लिख देता हूँ। हाइड्रोजन के थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए आपका फिर से वही रेडियस, टोटल एनर्जी और वेलोसिटी आपको ये कैलकुलेट करना है बच्चों। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। मैं स्पेक्ट्रम शुरू करता हूँ, स्पेक्ट्रम शुरू करता हूँ। इसको हटा देता हूँ बच्चों। स्पेक्ट्रम का मतलब समझिए, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए, आप सोचिए, मैं आपको बताऊं बच्चों, होता क्या ना कि आप किसी को एनर्जी दोगे ना, एनर्जी किसी को भी, जरा समझो आप। मैं आपको ऐसे पहले रफ बनाता हूँ। ऐसे हमने एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था मैंने, ठीक है। और मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ बेचारा, आपने उसको एनर्जी दे दिया, तो एनर्जी जैसे जैसे बच्चों, मान लो n इक्वल टू 1 में पड़ा हुआ है, या n इक्वल टू ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5th है, ये 6 है। जब आप उसको एनर्जी दोगे तो वो हायर लेवल में जाएगा। मान लो आपने ऐसी एनर्जी दे दिया कि ये वहां पहुंच जाए, मतलब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी मैं आपको ये लिखा चुका हूं, मैं एक बात कह रहा हूँ। मान लो आपने ऐसी एनर्जी दी कि वो n इक्वल टू 4th ऑर्बिट में जाने चला गया। भाई जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो अपने ऑर्बिट को छोड़ के वो अपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। लेकिन बच्चों वो जाके ना, आपको क्या लगता है उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तब तक उस ऑर्बिट में रहेगा जब तक उसके पास एनर्जी। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको उठा के ऊपर फेंक दूं तो आप तब तक ऊपर जाओगे तब जब तक मैंने आपको एनर्जी दी, उसके बाद नीचे तो आओगे ना। तो इलेक्ट्रॉन का भी यही हाल होता है। इलेक्ट्रॉन ऊपर तो चला गया, लेकिन बच्चों किसी भी ऑर्बिट में ना वो बहुत कम सेकेंड, मतलब 10⁻⁸ सेकेंड, आप सोच लीजिए कितना कम होता हो। 10⁻⁸ सेकेंड का मतलब सोच लीजिए कितने कम सेकेंड तक वो किसी ऑर्बिट में रुकता है, और बच्चों दोबारा फिर से रिटर्न होता है। हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए वो, हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए वो, हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए। तो जब बच्चों दोबारा रिटर्न होता है ना, तो रिटर्न होने में ना वो कुछ वेव लेंथ ना बाहर निकालता, इमिट करता है, और उसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग को हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ना। मतलब ये हुआ कि अगर वो n इक्वल टू 1, सॉरी, अगर वो इंफ्रारेड में पड़ा तो क्या होगा, अगर वो विजुअल रेड में पड़ा तो क्या होगा। बात समझ में आ रही है? इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखना है। अभी मैं लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने ऐसा रफ डायग्राम बना दिया है ना, अभी मैं पूरा लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मैंने केवल आपको हिंट दे दिया ना। चलिए हेडिंग लिखते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स में आपको पढ़ाया भी गया है, फिजिक्स में पढ़ाया गया ना, फिजिक्स में भी बोलो। हाँ सर। तो थोड़ा हम जल्दी से बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये फिर से वही है मौसम बच्चों, फिर से वही है, अंधेरा हो गया ना अभी। इतना जल्दी अंधेरा नहीं होता। आजकल मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है।
एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। तो बच्चों थोड़ा सा मुझे ध्यान आ गया, सॉरी, मुझे ये ध्यान आ गया ना कि मैंने जब वो पढ़ाया था ना, क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल, तो बच्चों उस एनर्जी लेवल में मैंने कुछ एनर्जी के हिंट नहीं बताए थे। मैं सोच रहा पहले उसके बारे में बात कर लो। कौन सी एनर्जी की हिंट सर, जरा मुझे बताओ। क्या मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था? मैंने देख लो जरा, वो नहीं बताया सर, उसके बारे में बात करना। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले जरा मुझे दो चीजों के बारे में बात करनी है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आईई आता है क्वेश्चन में, पेपर में आता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, है ना। तो बच्चों पहले इसके बारे में सुनो। प्रश्न ये कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो देखो, जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और आप उसको ऐसी एनर्जी दो ना कि वो सीधे इंफिनिटी पर चला जाए, मतलब वो ग्राउंड स्टेट में है, n इक्वल टू 1 में है, आप उसको इतनी एनर्जी दे दो वो सीधे इंफिनिटी पर चला जाए, तो ऐसी एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। समझ गया? नहीं समझे? सुनो, देखो मैं लिखता हूं ना, वैलेंस सेल के, याद रखना वैलेंस सेल मतलब सबसे बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है ना। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को, है ना, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को, एटम के लिख देता हूँ साफ साफ, एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को सेंडिंग, सेंडिंग मतलब हमें उसको भेजना है ना, सेंडिंग टू इंफिनिटी, सेंडिंग टू इंफिनिटी, उसको इंफिनिटी तक भेजने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो भी एनर्जी लगती है, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बच्चों, उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो बच्चों जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, ध्यान सुनिएगा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है n इक्वल टू 1, मतलब पहले सेल में इलेक्ट्रॉन आपका पड़ा है और आपको भेजना कहां पे है, आपको इंफिनिटी पे भेजना है। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक भेजना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो आप एनर्जी देंगे ना, उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। किसी एटम का जो बाहरी सेल है, वैलेंस सेल है, उसके इलेक्ट्रॉन को ना आप इतनी एनर्जी दीजिए ना कि वो इंफिनिटी पे चला जाए, इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये बात ध्यान समझ में आ गया? तो जरा मुझे एक बात बता दो, जरा मुझे क्वेश्चन का जवाब दो। सबसे पहले मुझे एक बात बता दो कि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना था? अच्छा छोड़ो, 13.6। पहले मैं इसमें पूछता हूँ, यहाँ पे एनर्जी कितनी थी? यहाँ पे माइनस का 13.6, और इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी है? 0। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आएगा? अरे ऐसा निकालो ना, 0 माइनस 13 यार कल सिखाया तो था, प्लस का 13.6 प्लस का 13.6 है। सही है, प्लस का 13.6 है। तो अगर मैं पूछूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब ये डेल्टा ई, आयोनाइजेशन एनर्जी n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक भेजने की एनर्जी होती है ना, तो मैं वही तो निकाल रहा हूँ, मैं अलग थोड़ा निकाला। देखो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी तक जो भी एनर्जी लगी मतलब डेल्टा ई, जो भी एनर्जी लगी मतलब डेल्टा ई, यही तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि सर प्लस का 13.6 और z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो आंसर। जेड स्क्वायर क्यों?
हाइड्रोजन हो तो 1 से मल्टीप्लाई करना और बाकी कुछ हो तो इससे मल्टीप्लाई करना। बोलो फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? हाँ सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो, बताओ। हाँ। हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए आयनेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है? प्लस 13.6। का 13.6। हाँ, प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड मतलब 1 का स्क्वायर, तो इसका आएगा प्लस 13.6, प्लस 13.6। अच्छा एक बात और बच्चों, आप ना इसकी जो यूनिट है वो जरूर लिखा करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा मान लो किसी को किलो जूल में दिख जाए बच्चों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि किलो जूल के लिए कुछ नहीं करना है, ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, मैं भी बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, आपको इसको 96 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप 96 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ना, तो ये किलो जूल पर मोल में एनर्जी आ जाएगी। बच्चों एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बोलते हैं, किलो जूल से भी बोलते हैं। तो मान लो कि हो सकता है कि आपका ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना हो, ये जो हाइड्रोजन का जो आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, मान लो कि इसको किलो जूल में आंसर पूछ रहा हो, तब क्या करो 96 से मल्टीप्लाई कर दो तो किलो जूल में आंसर दिख जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं? बोलो। हाँ सर। हाँ अच्छा एक बात, ये तो मान लो पहला क्वेश्चन मैंने ऐसा रफली बोल दिया। एक क्वेश्चन ऐसे बोल देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन क्या, हीलियम प्लस आयन के लिए, हीलियम प्लस आयन के लिए आयनेशन एनर्जी कितनी होगी वैल्यू? तो क्या करेंगे, प्लस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, कितना आएगा, प्लस का 13.6 इंटू, प्लस साइड ले लेते हैं, इसका जेड कितना भाई साहब, इसका जेड है 2, इसका आ जाएगा प्लस का 13.6 इंटू जेड मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गया सभी को, आयनेशन एनर्जी समझ में आ गया ना? किसी हाँ सर। हाँ। इलेक्ट्रॉन को अगर मैं आपको जैसे आप घर में है, आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आप ही होंगे क्योंकि सबसे बाहरी आप ही होंगे। अगर मैं आपको उठा के फेंक दूं आसमान में और जो एनर्जी लगेगी बच्चों उसी का आयनेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब आपके घर से n=1 पहले ग्राउंड स्टेट से और इन्फिनिटी मतलब सीधे आसमान में पहुंचना, और जो एनर्जी मैं दूंगा उसी को आयनेशन एनर्जी कहेंगे, और उसका फॉर्मूला होगा प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे आया, n=1 पे मैंने एनर्जी चेक कर लिया, n=इन्फिनिटी पे एनर्जी चेक कर लिया, और दोनों का डिफरेंस मतलब डेल्टा ई, इसी को तो आयनेशन एनर्जी कहते हैं। ये आंसर आ गया। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे उम्मीद है आप इसको इंपॉर्टेंट समझ के तैयार रखेंगे। और समझ गए ना बोहर मॉडल में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, एक बार फिर सुनो। बोहर मॉडल में रेडियस आता है, वेलोसिटी आता है और एनर्जी आता है। एनर्जी, अच्छा एनर्जी में थोड़ा सा जो मैंने एक चीजें बताई थी ना, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो बताया था बच्चों ने, तो पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं या टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। उसके आगे जो साइन है ना, माइनस को मत लगाइएगा, आपका आंसर माइनस में ही आएगा, लेकिन किसी प्रकार का साइन मत लगाइएगा ना। चलिए वहां पर करेक्शन कर लीजिएगा। खैर आज को हटाते हैं, चलिए अब तो हटा दें, इसको हटा दें। हाँ सर। ये कल भूल गया था ना, कल मुझे ध्यान से नहीं आया था, कल ये तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप देख सकते हैं बोहर मॉडल के क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं बच्चों, जो 4 नंबर फ्री के मिलते हैं। केवल फॉर्मूला याद करो बस, डायरेक्ट आंसर आपको। इस समय यदि आप कड़ी में हैं तो इस समय पूरा अंधेरा हो चुका है, जबकि इस समय अंधेरा नहीं होता है। आपके एरिया में नहीं पता मुझे, लेकिन हमारे एरिया में अंधेरा हो चुका है। अंधेरा इस समय नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, अपना फिर कहानी शुरू करते हैं। वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहा हूं मैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जरा सब लोग ध्यान सुनिएगा ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बच्चा मैं स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैंने पिछली बार या बहुत डिटेल में बता रखा है इसके पहले वाली क्लास में। जब मैंने शुरुआत में ये पढ़ाया था ना, या इस लेसन को यहाँ पे, जो यहाँ पे आपके सीनियर थे आपके वाले, मैंने उस क्लास में बहुत डिटेल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, इसके बारे में क्वेश्चन। अब थोड़ा सा जितनी जरूरत उतना ही पढ़ा देते हैं। देखो बच्चा ध्यान सुनो,
जब पहले मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं ना, जब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर, और अपने आप तो एक्साइटेड होगा नहीं, ये तब एक्साइटेड होगा जब उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी में जाता है, हायर एनर्जी लेवल वाले, हायर एनर्जी लेवल वाले, हायर एनर्जी लेवल में जाता है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं, मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन n=1 में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये डिफरेंट है, n=2 है और ये n=3। मान लीजिए आपने इसको कहीं से इसको एनर्जी मिली बेचारे को, अब एनर्जी मिली थी, फुर्ती में होगा, तुरंत एक्साइटेड होगा, और एनर्जी मिल के फ्राक से ऊपर चला जाएगा। तो वही आपको दृश्य दिखा देता हूँ। मतलब फोटोन की एनर्जी मिलती है, आप तो अच्छे जानते हैं। ये एनर्जी मिली और मान लो कि यहाँ उड़ के चला गया ये, भाई एनर्जी मिलेगी तो हायर वाले एक्साइटेड स्टेट में कहीं ना कहीं चला जाएगा। लेकिन बच्चों जाने के बाद ना, है ना, वहां मतलब कहाँ, जिस हायर एनर्जी में जाएगा ये, है ना, वहां यह 10⁻⁻8 सेकेंड ऑलमोस्ट तक ही रहता है। देखो बच्चों, मात्र इतना ही रहता है, सोच लो। अब इतना रहा, इतना रहने के बाद बेचारा जैसे उसकी एनर्जी खत्म हुई, अब वो दोबारा नीचे आएगा। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? मैं क्या बताना चाहता हूँ, इतना तक। अब जरा देखना, आवाज किसकी आ रही है? तिथि का जरा आप म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक। इसके बाद क्या रहता है, उसके बाद जब देन मतलब तब जब यह रिटर्न, है ना, रिटर्न आता है, रिटर्न फॉल मतलब रिटर्न आता है, फॉल मतलब होता है गिरना, रिटर्न फॉल्स लिख देता हूं, रिटर्न फॉल्स बैक। भाई जब इसके पास बेचारे के पास एनर्जी, जैसे मान लो कि आपको पैसा मिला तो आपके पास एनर्जी होती है, तब क्या करते हो, मार्केट में घूम जाते हो, हाँ प्रिंस चार्मिंग या जहां जहां जाते हो। कब तक जाते हो? जब तक आपके पास जेब में पैसा है। जब पैसा खत्म हो जाएगी तो आप रिटर्न होगे ना, अपने घर पे वापस आओगे ना, तो वही बात हो रही है। देन यह रिटर्न फॉल्स बैक, तब वो वापस आता है बाई वेरियस पैथ। तो मान लो आप घर पे जब आओगे तो घूमते हुए अलग अलग पाथ से घूमते आओगे, हो सकता है एसबी कैंपस से घूमते इधर से आओ, ऐसे राउंड लगा के आओ, तो वो भी इलेक्ट्रॉन घूमते हुए आएगा। जैसे मान लो आया जाता है, यहाँ से हो सकता है ऐसे आए, ये हो सकता है ऐसे आए, तो वो डिफरेंट पाथ से नीचे की तरफ आ रहा है ना। देन यह रिटर्न करता है फॉल्स बैक बाई वेरियस पाथ, अलग अलग पाथ से ना, ठीक है। आता जब ये हाँ सर। जब ये वापस बच्चों रिटर्न होता है ना, तो ये इमिट मतलब होता है उत्सर्जित करना। जैसे इस समय जो हमारे वहां जो हेलोजन लगा है, सॉरी जो ट्यूबलाइट लगा है, वो जो एनर्जी इमिट कर रहा है, लाइट इमिट मतलब लाइट इमिट कर रहा है, उसको बोलते हैं, जो भी समझ लीजिए, इमिट मतलब उत्सर्जित करना, बाहर निकालना, इमिट रेडिएशन, इमिट रेडिएशन, इमिट रेडिएशन, डिफरेंट ना, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ मतलब बच्चों वो डिफरेंट वेवलेंथ का ना एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। सही है ना? यहाँ लिख हाँ सर। जो हमें कलर लाइन स्पेक्ट्रम
जो हमें कलर लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मिलता है बच्चों, ऑब्टेन होता है ना, ऑब्टेन होता है। इसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम समझते ही हम। पहले तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अपनी बातों को और आगे बताऊं जल्दी से। अब बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये वापस आता है, कैसे कलर होता है, क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल वैसे दिखाता हूँ जो आपको बाकी लोगों ने बताया होगा, उस तरीके से मैं पूरा डायग्राम बना के जल्दी दिखा देता हूँ। आप केवल ध्यान से सुनिए। इसको हटा देता हूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा दो ना। हाँ सर। तो बच्चों जरा देखो, हम बता देते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा फास्ट हटा दो इसको। भैया सुना कर बिल्कुल कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। अश्विन ठाकुर समझ में आ रहा है? अश्विन भैया, ठाकुर अश्विन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई जीवन कैसे कट रहा है तू बता दे भाई, सब ठीक ठाक तो है ना? बढ़िया कट रहा है जीवन की? बहुत दुखी है आज भी? सब सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ चल रहा है। भाई देखो, घबराना नहीं, परेशान मत होना, क्या करोगे, जैसा है वैसे चलाओ यार। जीवन में हमेशा एक जैसे दिन नहीं आते, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन तो बस हिम्मत मत हारना, ठीक है? मतलब हिम्मत मत हारना। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ n = 1, n = 1 की बात कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखिएगा ना, थोड़ा सा लाइन सीधी ना बने तो कभी कोई बात नहीं, आप देख लीजिए बस। ये n = 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आप लोग। बच्चों ये n = 3 की बात कर रहा हूँ, जितनी जरूरत उतनी लाइन बना देता हूँ। ये n = 4 की बात कर रहा हूँ मैं, और इसके बाद n = 5 की बात कर रहा हूँ। n = 6 की बात कर रहे हैं, और n = 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपको बता दूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, करके बता देते हैं, थोड़ा ध्यान देख लीजिए। थोड़ा सा उसको ऐसे बनाते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं। ये है जो हेडिंग है, इसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम लोग हाइड्रोजन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है यहाँ तक? अब ध्यान से लोग सुनिएगा बच्चों, ये n = 1 से बात कर रहा हूँ। पहले मैं ग्राउंड स्टेट से लेके बात कर रहा हूँ। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया ऊपर, 1 से 2 में गया, या 1 से 3 में गया, या 1 से 4 कुछ में गया, तो वापस तो आएगा ना, वापस आएगा। मान लेता हूं कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 से 1 में वापस आ रहा है, तो जब 2 से 1 में जाएगा तो वो रेडिएशन इमिट करेगा, वो वेवलेंथ बाहर निकालेगा, और उसी वेवलेंथ को तो हम स्पेक्ट्रम कह रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैं हाइड्रोजन एटम की बात लेके चल रहा हूँ। मान लो कि वो 3 पे गया तो 3 से 1 पे आ रहा, ठीक है? मान लो वो 4 पे गया तो 4 से 1 पे जा रहा। मतलब जितनी कंडीशन बन सकती है मैं उतना बता रहा हूँ। मैंने आपसे बोला था ना कि वो डिफरेंट पाथ, मतलब डिफरेंट रास्ते से वो नीचे वाले लेवल में आता है। जब नीचे वाले लेवल में आएगा तो डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशन, मतलब एनर्जी इमिट करेगा, बाहर निकालेगा, है ना? और वही एनर्जी की बात करेंगे, जो स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा ध्यान देखिएगा। तो मान लो ये बच्चों 4 से चला गया, है ना? मैं 5 की बात कर रहा हूँ, मान लो 5 से ये 1 पे आ गया। मतलब आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि जितने भी ये जो स्पेक्ट्रम, ये जो लाइन है ना, ये सब n = 1 में आ रही है, n = 1 में आ रही है। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ।
मान लो बच्चों ये 6 से भी गया हायर लेवल, मतलब 6 एनर्जी सेल से, ये फिर भी n इक्वल टू 1 में आ गया। ठीक है, मान लो ये 7 पे गया और 7 से जाने के बाद ये फिर भी n इक्वल टू 1 ये लाइन में आया। तो बच्चों जब भी कभी भी इस प्रकार से ऐसा सीन हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल में जाए, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को आपको अच्छे से पता है, लाइमन सीरीज के नाम से जाना जाता है। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज बच्चों, ये लाइमन सीरीज की लाइनें हैं, लाइमन सीरीज की लाइनें हैं, मतलब लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइमन सीरीज में ना, अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं बच्चों, लाइमन सीरीज में, तो लाइमन सीरीज में n1 बच्चों जो होता है ये फिक्स है, ये 1 ही होगा। लेकिन अगर मैं n2 बात करूं बच्चों, n2 तो ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ऐसे करके हो सकता है। तो आप देख रहे हैं ना, मान लो इस बेचारे इलेक्ट्रॉन ने n इक्वल टू 1 में था, एनर्जी पाके 2 में गया, तो नीचे तो आएगा ना, 2 से 1 में गया तब भी लाइमन है, 3 से 1 में गया तब भी लाइमन है, 4 से 1 में गया तब भी लाइमन है। मतलब यदि कोई रेडिएशन, सॉरी, यदि कोई हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन वो जंप करके एनर्जी n बराबर 1 में गया, तो जो वो एनर्जी इमिट करता है बच्चों, उसी को लाइमन सीरीज बोलते हैं। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फास्ट। ले ले इसकी स्क्रीनशॉट। हाँ सर। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी 1 मिनट में कट हो जाएगा, दोबारा आपको फिर से ऐड होना बच्चों, आपको दोबारा फिर से ऐड होना तुरंत का तुरंत, है ना। ये कट से मैं कलर भी चेंज कर दिया, n इक्वल टू 3 से 2 में जाए, या n इक्वल टू 4 से 2 में जाए, मतलब उसका लास्ट स्टॉपेज 2 हो, या बच्चों 5 से भी 2 में जाए, है ना, या बच्चों 6 से भी 2 में जाए, या बच्चों 7 से भी 2 में जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जरा सुन लीजिए कि बच्चों अगर उसका n1 जो है ना वो 2 फिक्स हो, n1 मतलब जो उसका जो स्टार्टिंग जहां पे उसको आना है, n2 बच्चों कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों ऐसी जो सीरीज है ना स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज है ना, टोटल 6 सीरीज है, जिसको आपको पता है, इसको बामर सीरीज बोला जाता है, बामर सीरीज। और बच्चों यही विजिबल होता है, यही दिखाई भी देता है ना। यही मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ना अगर n इक्वल टू 2 लाइन में आए ना, तो वो आपको कलर दिखाई देगा, जो भी कलर इसका हो मतलब शो होता है। क्यों? क्योंकि ये विजिबल रीजन है, लेकिन लाइमन वाला विजिबल नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा ना। खैर, तो ये हमने आपको n इक्वल टू 2 में बता दिया, ये लाइमन हो गया, ये बामर हो गया। ठीक है, एक कलर चेंज और बता देता हूँ, ताकि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, तीसरा कलर चेंज करके बता देता हूँ। तीसरा इससे बता देता हूँ थोड़ा कलर, है ना। मान लो बच्चों की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 5, इधर भी लिख देता हूँ 7, ये 6 है। तो बच्चों मान लो कि ये 4 से 3 में जाए, उसके बाद मान लो 5 से भी 3 में जाए, मान लो ये 6 से भी 3 में जाए, मान लो ये 7 से भी 3 में जाए। तो पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले, ताकि मैं इसको रफ करके तीसरा वाला लिख दूं जल्दी से। ये लाइन हटा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पार्शियल लिखना है। तो बच्चों अगर किसी का n1 फिक्स हो, अगर किसी का n1 फिक्स हो, n1 अगर किसी बच्चों को किसी का n1 फिक्स हो, n1 मतलब अगर n1 उसका 3 ही हो, और n2 बच्चों कुछ भी हो, कुछ भी मतलब 4 हो, 5 हो, 6 इन्फिनिटी कुछ भी हो, तो बच्चों ऐसे सीरीज को पार्शियल सीरीज बोलते हैं, पार्शियल CHEN, पार्शियल सीरीज। आप समझ गए ना। आप एक बार मेरी बात समझिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है बेचारा, उसको एनर्जी मिली, फोटोन की एनर्जी मिली, अब वो एनर्जी मिलकर वो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जब हायर में जाएगा तो बहुत लंबे समय तक नहीं, थोड़े सेकंड से रुकता है, तो बेचारा वो नीचे जाएगा ना, डिफरेंट पाथ में नीचे जाएगा।
जब नीचे जाते जाते बच्चों अगर उसका जो ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 हमेशा रहे तो उस प्रकार कैडी स्पेक्ट्रम की सीरीज को लाइमन ही बोलते हैं। लेकिन अगर वो 4 से 2, 4 से 3, 3 से 2, हमेशा 2 में जाए तो उसको बामर बोलते हैं, 3 में जाए तो उसको पाशन बोलते हैं। ऐसे करके हमारे टोटल 6 सीरीज है जिसमें हमको कम से कम 4-5 सीरीज हमको ध्यान रखनी है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं डायरेक्ट साइड में लिखा देता हूँ, मैं डायरेक्ट साइड में लिखा देता हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपने पहले से पढ़ लिया है। समझ में तो आ रहा ना सबको? हाँ हाँ सर। सर। इसको हटा देता हाँ हूँ, सर। मैं डायरेक्ट वो सीरीज लिखा देता हूँ साइड में, है ना, जल्दी जल्दी। इतना डायग्राम बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। अच्छा बच्चों, दोबारा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना क्योंकि इसका पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल, बार बार वो कह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मुझे भी मतलब A to Z याद हो जाए, मुझे भी नोट्स ना देखना पड़े, इसलिए मैं जानबूझ के लिख के पढ़ा रहा हूँ, है ना। जैसे होता नहीं जो 10 साल तक अगर कोई पढ़ाता है तो उसको याद हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ वो 10 साल ऐसा ना हो कि डेट मेरा खत्म हो जाए तब आए। मैं चाहता हूँ कि अभी आ जाए वो 10 साल, ताकि मुझे बुक ना देखना पड़े, है ना। खैर जा देखते हैं हम स्पेक्ट्रल। अच्छा, जो आप ये जो देख रहे हैं ना बच्चों, जरा ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर इससे ये जाए, इससे ये जाए, या इधर से ये जाए, तो ये जो लाइन है इसको स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं ना, स्पेक्ट्रल लाइन। ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, ये बात याद रखिएगा। तो हम ये बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन। हम इसकी बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। तो इधर हम क्या बात करेंगे, इधर हम बात करेंगे सीरीज, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इधर N1 मतलब जिसका फिक्स हो, N1 मतलब जहां पे वो लास्ट में आके, N2 तो कुछ भी हो सकता है, N1 से डिसाइड होगा। और उसके बाद बच्चों स्पेक्ट्रल रीजन मतलब उस कौन सा रीजन है जो रेडिएशन इमिट करेगा, जो वेवलेंथ वो बाहर निकालेगा, उसका हम लोग नाम लिखेंगे। स्पेक्ट्रल रीजन मतलब वो किस रीजन में वो रेडिएशन इमिट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आपको पता ही है लाइमन है, लाइमन का N1 फिक्स है, उसका 1 होता है, इसका 2, 3 कुछ भी हो सकता है। और ये यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट ना, लाइमन हो गया। उसके बाद मैं अगर दूसरे बात करूं तो लाइमन के बाद ये बाल्मा होता है, बाल्मा में इसका N1 फिक्स 2 होता है, इसका क्या 3, ये 4 डॉट डॉट करके होता है। और बच्चों इसका जो स्पेक्ट्रल रीजन वो विजुअल मतलब ये आपको दिखाई देगा, मतलब इसी रीजन में होता है इसलिए दिखाई देगा। इसके बाद लाइमन बामन, इसके बाद बच्चों पाशन की बात करूं, पाशन, इसके बाद सभी के सभी इंफ्रारेड है। पाशन की बात करूं बच्चों तो पाशन में इसका N1 3 होता है, इसका 4, इसका 5 एंड सो ऑन। IR मतलब इंफ्रारेड रीजन में आपको दिखाई देने वाला है। फिर ब्रेकेट के बारे में बात कर देता हूं बच्चों, है ना। अगर मैं ब्रेकेट वाली सीरीज की बात करूं तो इसका N1 फिक्स होता है, 4 होता है, ये 5, ये 6, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसको भी, ये भी आपको IR मतलब इंफ्रारेड में दिखाई देगा। इसको फुंड भी बोलते हैं। ये आपको 5वां नंबर बताती है, 5 से शुरू होता है, ये 6 है, ये 7 कुछ भी हो सकता है। और इसका भी रीजन यही दिखाई देता है। तो हमें फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लाइमन, बामन, पाशन, अगर हमें 3 याद हो तो अच्छी बात है, बाकी ध्यान रहे तो बढ़िया, लेकिन ये फिलहाल ध्यान रहे। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा काम की बात आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखते हैं, तो मुझे एक बात ध्यान सुनो, जब ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो वो डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ इमिट करेगा, रेडिएशन बाहर निकालेगा। हम उस वेवलेंथ का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, उस वेवलेंथ का कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि लाइनमैन सीरीज में मतलब वेवलेंथ क्या है उसे कैलकुलेट करेंगे, बामन में क्या है, पाशन में क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या है, मतलब कुल मिला के जो वेवलेंथ वो इमिट करेगा ना, उसी का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, है ना। उसको कुछ लोग उसको रीडबर्ग फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। इसको हटाता हूँ, तो डायरेक्ट मुद्दे पे चलते हैं, डायरेक्ट जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला, जल्दी जल्दी बता देते हैं, यह समाप्त हो जाएगा।
देखो जरा ध्यान से सुनो, हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है रीडबर्ग, रीडबर्ग कुछ लोग रीडबर्ग फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। आप जानते हैं ना रीडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है? रीडबर्ग फॉर्मूला, भाई साहब ये फॉर्मूला किस काम में आता है? ये फॉर्मूला आता है जब हाइड्रोजन लोअर एनर्जी में जब इमिट होगा, नीचे आएगा, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो वेवलेंथ निकालेगा ना, इमिट करेगा, उसी का कैलकुलेशन के काम में आता है ना। कैसे काम आता है ध्यान सुनना। हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला है 1/λ, है ना। तो उसको कुछ लोग म्यू बार भी बोलते हैं, म्यू बार मतलब वेव नंबर होता है। तो फिलहाल 1/λ ध्यान दीजिए, ये डायरेक्ट में फॉर्मूला लिख रही है। फॉर्मूला होता है r/z²। r इसमें क्या है? रीडबर्ग कांस्टेंट है, अभी इसके बारे में बता रहा हूं मैं। डायरेक्ट में फॉर्मूला लिख रहा हूं 1/n1²। n1² मतलब समझ रहे हैं ना, लाइमन के लिए n1 1 होगा, बामर के लिए n1 2 होगा। n1 तो मैंने आपका सबका बता दिया ना, माइनस 1/। ये बच्चों फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम ये बता सकते हैं कि कितना वेवलेंथ उसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा मुझे बता दो n1 क्या है? n1 है लोअर एनर्जी। n1 की बात करता हूं, n1 है लोअर एनर्जी स्टेट है। अगर मैं n2 की बात करूं तो बताओ n2 क्या है? हायर एनर्जी स्टेट है, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आप भूल चुके हैं, आर के बारे में देख लेते हैं। बच्चों आर के बारे में कोई बताएगा? आर की वैल्यू क्या होती है? किसी को याद है आर की वैल्यू? 1.097 into 10⁻⁷। बहुत बढ़िया। आर है बच्चों रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग कांस्टेंट है ये। भविष्य में जब आप इस प्रकार का फॉर्मूला बना लेंगे, जैसे मान लो अगर ठाकुर अश्विन ने बना लिया तो अश्विन कांस्टेंट। अच्छा मान लो ये चाहता कि नहीं सर मेरा टैग भी लगा रहे, तो ठाकुर अश्विन कांस्टेंट ऐसे बनाया जाएगा यदि आपने फॉर्मूला डिस्कवर किया तो। बात समझ में आ रही है? इसका जो वैल्यू होता है बच्चों, आर की जो वैल्यू होती है। अच्छा ठाकुर अश्विन वो जैमिन कहाँ है भाई? कहाँ चला गया वो मतलब इसी पृथ्वी लोक में है ना वो? भैया बोलो। सेंटीमीटर इनवर्स इसका ठाकुर अश्विन, मेरी बात तुमको सुनाई दे रही है? बोलो भैया। बच्चों इसको सिंपल और कर देते हैं। बच्चों 1.09 का मतलब हम 1 तो लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। आप देख लीजिए मैंने कैसे लिखा, एक बार फिर देख लीजिए ध्यान से। जो रीडबर्ग कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या लिखा? 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। मैंने क्या किया ना, डेसिमल लगा के ना 10⁵ कर दिए। तो बच्चों 1 के आगे 0.096 का मतलब 1 तो लिख सकते हैं, केवल 1 ही। इसका मतलब अगर मैं आर की वैल्यू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स लिखूं, इसका मतलब तब भी चलेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूमेरिकल में आप यही शब्द यूज करिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक एक क्वेश्चन करा देता हूं भैया। क्वेश्चन करा देता हूं जल्दी से, इसको हटा देता ना, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। जडेजा भरत भाई तो समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं मैं? हाँ सर। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है, आप कैसे हो सर? ये दया है भाई। मैं तो बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम इंजॉय चल रही है। तुम लोग को पढ़ाता हूँ, नहीं तो बाहर बैठ जाता हूँ, बाहर पार्क में चिड़िया उड़िया बस रहता है। चिड़िया तुम लोग को चिड़िया क्या बोलते हो? चिड़िया बोलते हो ना जो सब उड़ता है, तो क्या बोलते हो? क्या बोलते हो उसको? तीरथ, तीरथ उसका क्या बोलते हो? चकली। हाँ वही चकली उकली जो भी हो, उसी के साथ बेचारे बहुत यहाँ पाए जाते हैं ना, चकली। देखो बच्चों ध्यान देना, चकली। तो बच्चों जरा मेरी बात ध्यान सुनना, है ना। पहले मैं लाइमन सीरीज की बात करता हूँ। मैंने लाइमन सीरीज पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले।
एक बार फिर देखो, अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 ले लूं, n इक्वल टू 1 ले लूं और ये n इक्वल टू 2 लूं, है ना, और बच्चों ये मैं n इक्वल टू 3 ले लूं और मैं n इक्वल टू 4 ले लूं, ये n इक्वल टू 5, एक मैं बता देता हूँ अच्छे से, थोड़ा देख लीजिए ना, कुछ मुझे कुछ हिंट बतानी है इसमें, और मैं n इक्वल टू 6 ले लूं, ये थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ। और बच्चों मान लो कि सेकेंड से कोई आके 1 पे जाए, ठीक है, और मान लो कि थर्ड से भी 1 पे जाए, इसको लाइमन सीरीज, ये जितने भी स्पेक्ट्रल लाइन है ना, जितने भी आपको स्पेक्ट्रल लाइन दिख रहे हैं ना, ये हमारे लाइमन सीरीज के हैं, ये हमारे लाइमन सीरीज के हैं। अब इसको दोबारा बताने का पर्पस सुनिए, इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एक सॉल्व करूंगा, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मुझे, अब ये दिख रहा ना, ये लाइमन सीरीज की पहली लाइन है, क्यों, मैं लिख देता हूं, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो बच्चों यदि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ऐसी होती है तो मेरे ख्याल से आप बामर सीरीज की भी पहली लाइन लिख सकते हैं, पास्टन का भी पहली लाइन लिख सकते हैं। इसका मतलब एक मैं अच्छे समझाऊंगा पर बाकी आप कर लेंगे। बच्चों इसको एक नाम और जाना जाता है, ये जो लाइमन सीरीज की जो पहली लाइन है ना, इसको ना अल्फा लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अल्फा लाइन, जो पहली लाइन होती है बच्चों, उसको, ये जो पहली लाइन दिख रही है ना, इसको अल्फा लाइन बोलते हैं, ये दूसरी लाइन है इसको बीटा लाइन बोलते हैं, इसके बाद गामा फिर जीटा बोलते हैं। वैसे अल्फा बीटा ही हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है। अब कुछ लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं, देखो इसको ऐसे ही बोलते हैं अल्फा लाइन। देखो हाइड्रोजन, चूंकि हम लोग जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो इसको ऐसे बोलते हैं हाइड्रोजन अल्फा लाइन। ऐसे कुछ बातें समझ में आ रही है क्या बताना चाहता हूं मैं, क्यों? हाँ। तो जरा मुझे कोई बताए बामर की पहली लाइन कौन सी होगी? बामर की पहली लाइन कहां से कहां तक? n is equal to 2 से। हाँ, मतलब 3 और 2, n1 2 हो जाएगा और n2 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पहली लाइन है लाइमन की। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सेकेंड लाइन है। सेकेंड लाइन किसकी? लाइमन सीरीज की। तो वैसे हमें फर्स्ट सेकेंड दो लाइन ही जाननी है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन ये है कि सर जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन की जो पहली लाइन है, जिसको हम लोग आज के बाद से अल्फा लाइन भी बोलेंगे। अल्फा लाइन, ये ऐसे हाइड्रोजन चूंकि पढ़ रहा है तो हाइड्रोजन अल्फा लाइन के नाम से भी जाना जाता है, लाइन। ठीक है, इसके लिए बच्चों n1 1 होता है, n1 फिक्स है, और पहली लाइन की बात करूं तो n2 भी फिक्स होता है, n2 इसका 2 होता है। तो ठीक है, हम इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? वेवलेंथ। हम इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं पहले का। तो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला। अच्छा याद रखिए, इसको अल्फा लाइन भी बोलते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ अल्फा लाइन बोलते हैं, इससे कंफ्यूज ना हो, अल्फा लाइन बोलते हैं। मैं थोड़ा सा ये कलर पे ले लेता हूँ दूसरा, और उसको मैं अल्फा लाइन बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। देखिएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 अपॉन लेमडा, यहाँ पे अल्फा लगा देता हूँ। अल्फा क्यों बार बार लगा रहा हूँ? ताकि आपको पता चले कि हम पहली लाइन कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको अल्फा लाइन के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? आर जेड स्क्वायर। एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। 1 अपॉन n1 स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, कोई भी अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब आप क्या करिए, n1 बराबर 1 रख दीजिए और n2 बराबर 2 रख दीजिए। रखने के बाद क्या आएगा आप देख लीजिए। आपके रखने के बाद आएगा आर और जेड स्क्वायर में ले लेता हूं, क्योंकि मान के चल रहा हूं कि हो सकता है कोई और क्वेश्चन पूछ दे, तो जेड आप यहाँ पर रख दीजिएगा। फिलहाल मैं जेड स्क्वायर लेके चल रहा हूँ और इसको रखूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस ये 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा ना, तो 4 उधर जाएगा तो 4 बचेगा, 3 बचेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ साइड में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ कि देखो भैया, 1 अपॉन 3 यार अपन 4। पहले आप इतने स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फास्ट।
इतने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो बच्चों मैं इसको 1 स्क्वायर कर देता हूँ, इसको 2 स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब इसको 4 कर देता हूँ, और इसको 1 ही रहने देता हूँ, डायरेक्ट यही सॉल्व कर लेता हूँ। तो बच्चों जरा मुझे बता दो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लेमडा अल्फा बराबर हो जाएगा, जो पहली लाइन है 3r z स्क्वायर बाई 4। लेकिन हमको तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना तो अच्छी बात है, कर लेते हैं। वेवलेंथ कैलकुलेट करने इसको उल्टा कर देते हैं, लेमडा कैलकुलेट करना पहली साइज तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3r z स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। और आपको r की वैल्यू तो पता ही है, z का मतलब जानते ही है, तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ भी पूछ सकता है, हमने तो लाइमन सीरीज का निकाल दिया ना, आप बामन का निकाल सकते हैं, पार्शियल का आपको आता भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आता है, आपको ये पढ़ाई भी गया, मैं केवल आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आपको लगे देखो कितना सिंपल है। आपके पास रीडूअर इक्वेशन है, फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, लाइमन का, बामर का, पार्शियल का। पहली लाइन को अल्फा लाइन भी कहते हैं, इससे पूछे या पहली लाइन पूछे, लाइमन का पूछे, ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 क्वेश्चन और इसमें करा देता हूँ जो पूछता है बार बार। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। सेकेंड लाइन के बारे में क्या ख्याल है? सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, बोलो इसको इसको किस नाम से जानते हैं? बीटा। और इसको ऐसे रिवर्स लिखते हैं, बीटा लाइन। चलिए इसका n1 तो फिक्स है, n2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 9। और मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? हाँ सर। डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट आएगा बच्चों, यहाँ पे ऊपर आएगा 9 और यहाँ आएगा 8, 9 और नीचे आएगा 8, ये आंसर आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बीटा लिख देता हूँ। तो बच्चों मैंने लाइमन का तो सॉल्व कर लिया, बामर का आप देख लीजिएगा, अल्फा लाइन और बीटा लाइन का दोनों। अब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बामर का भी जरूर देख लेना, लाइमन बामर 2 जरूर एग्जाम में आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जल्दी से। तो 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया। एक क्वेश्चन बच्चों आता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, आपने सुना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का भी क्वेश्चन आता है? हाँ सर। हाँ। ठीक है, मैं बताता हूँ होता क्या, पहले इसको मैं हटा रहा हूँ। बच्चों बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत बढ़िया है, अच्छा मौसम है। कैंपस में रहने का मजा कुछ हो रही है, क्यों? कोई रहता ही नहीं। लोग बोलते हैं भाई कोरोना से बच के रहना, भाई कोरोना फैलाने वाला भी तो होना चाहिए, अकेले में किससे कोरोना पकड़ लेगा मेरे को। खैर कोई बात नहीं। तो बच्चों अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। दूसरे टाइप क्वेश्चन ये है कि सर एक आता है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बच्चों जरा ध्यान से सब लोग सुनिएगा ना, ये सब क्या है, अगर आपको आता भी तब भी ध्यान सुनिएगा। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसको शॉर्टेस्ट लाइन बोलते हैं। अच्छा कुछ लोग पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर भी हो गए होंगे, कुछ लोग पढ़ते पढ़ते लेट भी गए होंगे, है ना। कुछ लोग मतलब पढ़ते पढ़ते बोर भी हो गए होंगे। बच्चों ये हमारे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत मजा आ रहा है कलर पेंट कर रहा हूँ, ऐसा हमारे साथ भी होता है। मैं कहीं चंद्रयान से मैं अभी नहीं आया, मैं भी यहीं पे रहता हूँ, इसी पृथ्वी में भी, पृथ्वी लोक में पाया जाता हूँ। हमें भी बैठे बैठे दर्द होता है, मैं भी चाहता हूँ कि बैठे बैठे लेट जाऊं, लेट के पढ़ाऊं। लेकिन बच्चों क्या है ना कि चूंकि मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। और अगर आपको पढ़ने मजा आएगा तो आपको भी ऐसा फील नहीं होगा। अब प्रश्न ये कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले लाइमन है, तो लाइमन है तो n1 बराबर तो 1 होगा ही। प्रश्न ये कि सर ये n2 के बारे में क्या विचार है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, आपने एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको आपको पता है, hc बाई लेमडा, सबने पढ़ा? हाँ सर। हाँ।
आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे वेवलेंथ सबसे कम करना, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम करना? हाँ तो मुझे एक बात बता दीजिए, अगर मुझे ये नीचे वाली वैल्यू कम करनी है, कम, देखो मैं लिख देता हूँ, ये कम करनी है, अगर मैं ये नीचे वाली वैल्यू कम करूंगा तो बोलो एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। समझ गए? समझ गया ना? अगर आपको लेमडा की वैल्यू सबसे शॉर्टेस्ट करनी है तो ये आपको ये जो एनर्जी है ना, इसको सबसे ज्यादा लिखना, यहाँ लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। पर बच्चों मुझे एक बात बता दो कि n=1 से लेके ऐसा कौन सा एनर्जी सेल है जहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा होता है? यस, इंफिनिटी पे। आपको मैं बता दूं कि अगर इसका एनर्जी, अगर मैं दूसरा सेल इंफिनिटी ले लो बच्चों, तो इन दोनों के बीच में ना ये जो एनर्जी गैप है सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, समझ में आया ना? मैंने n1 तो लिखा है, n2 इंफिनिटी। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। तो सॉल्व करते हैं ना, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो बस अपना काम हो गया। अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं। क्या काम हो गया मतलब कि सर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना। कौन सा फॉर्मूला? देखो 1/λ। लेमडा क्या करना है मुझे? शॉर्टेस्ट करना है। शॉर्टेस्ट समझते हैं ना? हमें लेमडा की मिनिमम वैल्यू निकालनी, मिनिमम कम वाला। शॉर्टेस्ट मतलब हमें एनर्जी ज्यादा रखनी पड़ेगी। जरा बता दो क्या फॉर्मूला होगा? R/z²। और बच्चों 1/n1² माइनस 1/n2²। ये देखो आंसर है कि नहीं? सिंपल, समझ गया? हाँ। तो बस इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो यार। कंप्लीट, ये कंप्लीट हुआ। अभी तो लॉन्गेस्ट वाला बचा है ना। तो मुझे ये लगता है ना कि अगर मैं लॉन्गेस्ट की बात करूं तो वो भी आप कर लोगे। क्यों? अब आपको समझ में आ गया ना, लॉन्गेस्ट लेमडा की वैल्यू ज्यादा करनी है। तो बच्चों लेमडा की वैल्यू ज्यादा करनी है तो सुनाकर बिल्कुल एनर्जी की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। और मैं बताना चाहता हूं कि सबसे कम एनर्जी का मतलब हुआ सबसे कम गैप। देखो जितना ज्यादा गैप बढ़ेगा ना उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जितना कम गैप होगा ना, जितना कम गैप होगा उतनी एनर्जी कम होगी। पर बच्चों कम गैप का मतलब हुआ कि आपको 1 से लेके 2 ही पे जाना है, इससे कम तो नहीं हो सकता ना। हेलो, कुछ तो बोलो। सर हाँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग, ये थर्ड था, जो भी हो, थर्ड फोर्थ जो भी नंबर लिख लीजिए, क्योंकि तीसरा वाला जो भी हो। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ पे क्या लिख रहा है? लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम पढ़ने जा रहे हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन। ठीक है, तो n1 तो फिक्स हो गया। n2 कितना हो जाएगा? 2। n2 क्यों होगा? क्योंकि हमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा? कम। समझ गया ना? और यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम। ठीक, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना आएगा? डायरेक्ट लिख देते हैं ना, लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं। कितना आएगा? 4/3 RZ²। बच्चों एक बार फिर सुनो, हमने लाइमन सीरीज के बारे में डिटेल पढ़ा रहा हूं मैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि बामर सीरीज की प्रैक्टिस आज कर लेना। 2 तो कर ही लेना ना। लाइमन मैं करा दे रहा हूँ, बामर कर लेना। कैसे? बामर की पहली लाइन की सीरीज क्या वेवलेंथ निकाल लेना, अल्फा वाला। बीटा निकाल लेना, 2 क्वेश्चन हो गया। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल लेना, 3 क्वेश्चन हो गया। बच्चों लॉन्गेस्ट वेव निकाल लेना, 4 क्वेश्चन हो गया। क्यों? लाइमन बामर सॉल्व कर लोगे ना, तो अगर पार्शियल ब्रैकेट पूछेगा तो आप कर लोगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। चलिए इसको हटाते हैं। तो बच्चों मैंने लाइमन के अकॉर्डिंग आपको सब समझा दिया। बामर के लिए, बामर वाला सीरीज की प्रैक्टिस मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। अब प्रश्न ये है कि सर ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, स्पेक्ट्रल लाइन, जब कोई मैक्सिमम मतलब जब कोई अपर मतलब ऊपर वाले एनर्जी सेल से नीचे एनर्जी सेल में आता है, तो मुझे बताओ, ये हो सकता है ये रास्ता फॉलो करे, हो सकता है ये भी रास्ता फॉलो करे, या हो सकता है कि पहले ऐसे आए और फिर ऐसे आए। तो पता नहीं कितना मैक्सिमम एनर्जी बने। मेरी बात समझो, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे n=1 ले लूं,
और मैं n इक्वल टू 2 ले लूं और मैं बोलूं कि कितना स्पेक्ट्रल लाइन होगा, तो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है कि सर एक ही होगा, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। अच्छा मान लो कि मैं n इक्वल टू 1 ले लूं और बच्चों मैं n इक्वल टू 2 भी ले लूं और n इक्वल टू 3 ले लूं और मैं